Hello friends. So in the last session we had discussed about aggregate demand, aggregate supply, इनके कर्व्स हमने समझे थे एंड देन इनमें शिफ्ट और मूवमेंट किस तरीके से होता है, वेरियस फैक्टर्स चेंज होने पे, ये हमने कवर किया था. Now we are reaching at the conclusion portion of our reading session 14 का second topic. हमने सबसे पहले तो जो डिस्कशन किया था that was all about कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए फंडामेंटल रिलेशनशिप वगैरह कवर की जाती है. S माइनस आई इज इक्वल टू जी माइनस टी प्लस एक्स माइनस एम. और फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इंडिविजुअली पढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम जीडीपी एंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस कैसे निकाले जाते हैं. तो शुरुआत अगर आप देखो तो शुरुआत हुई थी जीडीपी क्या है, जीडीपी का डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, फंडामेंटल रिलेशनशिप क्या होती है. और अब हम फाइनल अपने कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है. जैसे पिछला रीडिंग सेशन पढ़ते थे तो हम बात करते थे किसी मार्केट स्ट्रक्चर में किसी फर्म का, किसी इंडिविजुअल फर्म का कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, लॉन्ग रन शॉर्ट रन ये डिस्कशन करते थे. वैसे ही यहां पर हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा. तो हमारे यहां पर टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम बात करेंगे पहले लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट की, फिर हम बात करेंगे रिसेशनरी गैप की. रिसेशनरी गैप मतलब मंदी का माहौल. इन्फ्लेशनरी गैप मतलब तेजी है लेकिन साथ में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है पर तेजी का भी माहौल है. स्टैगफ्लेशनरी गैप ये सबसे खतरनाक होता है. बेसिकली स्टैगफ्लेशन 2 वर्ड्स के मिश्रण से बना है. एक हमारा वर्ड होता है स्टैग्नेंट और दूसरा वर्ड होता है इन्फ्लेशन. स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन जब इसे हम जोड़ते हैं तो हम इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन. यानी कि ग्रोथ नहीं हो रही इकोनॉमी में, ग्रोथ कम है लेकिन प्राइजेस बढ़ रहे हैं. तो जब खाली ग्रोथ कम हो रही होती है, प्राइजेस बढ़ नहीं रही होती, तो वो रिसेशनरी गैप होता है. जब प्राइजेस बढ़ रही होती है जिससे थोड़ी ग्रोथ भी हो रही होती है तो उसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. और जब हम कहते हैं कि ग्रोथ भी नहीं हो रही है और प्राइजेस भी बढ़ रही है यानी सबसे खतरनाक सिचुएशन, उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशनरी गैप. तो इन्हें पढ़ने के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इस सेशन में लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे कि कैसे एक इकोनॉमी में लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है. फिर इस सेशन में हम रिसेशनरी गैप देखेंगे. नेक्स्ट सेशन में इन्फ्लेशनरी और स्टैगफ्लेशनरी गैप डिस्कस करने के बाद जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में साइमल्टेनियस चेंजेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट होता है, ये हमारा कवरेज बाद का कवरेज होगा. तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट. तो हमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स जो हमने बनाए हैं उसे सिंपली एक प्लेटफॉर्म पे लाना है. तो हम जानते हैं कि हमारा ऐसा एग्रीगेट डिमांड कर्व था, सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग. प्राइस जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड कम होता है, प्राइस कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. ये हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व था. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वाज पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हमने कहा था कि जो शॉर्ट रन में इनपुट प्राइसेस होती है उनमें से कुछ प्राइसेस स्टिकी होती है और कुछ प्राइसेस चेंज होती है. तो जब आपके आउटपुट के प्राइसेस चेंज होते हैं तो इनपुट के प्राइसेस प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है, इंसेंटिव दिखाई देता है और बढ़ते हुए प्राइसेस की वजह से आप आउटपुट बढ़ाते हो. तो यहां हमारा आउटपुट बेसिकली जीडीपी आ रहा है और यहां हमारे प्राइसेस का डिस्कशन हो रहा है. फिर इसी एसआरएस में, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ये तो शॉर्ट रन हो गया, लॉन्ग रन की बात करेंगे तो ये हमारा एलआरएस यहां बना लेते हैं. एलआरएस लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई विच इज माय पोटेंशियल जीडीपी और माय फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी. मतलब ये वो आउटपुट है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होगा कंट्री में, ये पोटेंशियल जीडीपी है हमारी. जब हम कहते हैं ना फुल एम्प्लॉयमेंट, we say full employment, तो understand, we assume NARU. What is NARU? Natural rate of unemployment. Natural rate of unemployment तो हमेशा रहेगी. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कुछ फैक्टर्स की वजह से हमेशा रहेगी. नेचुरल है, उसे इग्नोर करके चलो, उतना इकोनॉमी में रहेगा ही. फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट,
फ्रिक्शनल मतलब जब कोई आदमी खुद अपना जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए अनएम्प्लॉयड बैठा है, खुद ने उसने अपना जॉब छोड़ा कि मैं दूसरी जॉब में जाना चाहता हूं, मुझे उस जॉब में सैटिस्फैक्शन नहीं थी, तो जिस टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस इज नेचुरल, दिस कीप्स ऑन टेकिंग एंड हैपनिंग इन एन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल इसका मतलब इकोनॉमी में बड़े बड़े बदलाव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी में जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया गया, तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज, देयर इज अ चेंज इन द टैक्स रिजाइम, तो उससे कुछ नौकरियां जाएगी कुछ वक्त के लिए, नए स्ट्रक्चरल चेंजेस को पढ़ना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी और फिर उन्हें नौकरी मिलेगी, तो कुछ वक्त के लिए टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, दैट इज नेचुरल। तो हम इसे इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हुए मानते हैं कि एलआरएस जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां ये इंटरसेक्शन होता है, जिस भी प्राइस लेवल पे, समझो 100 का इंडेक्स ले लेता हूं, 100 का प्राइस लेवल है, तो जहां भी 100 के प्राइस लेवल पे ये मेरा आउटपुट आता है, जहां ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, एसआरएस, एलआरएस और एडी, दैट इज व्हाई इक्विलिब्रियम। हाउ, समझो किसी वजह से कभी यहां है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि प्राइसेस यहां है 110 पे, एग्रीगेट डिमांड यहां है, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट होती है तो प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है, प्राइसेस तब तक कम होते रहते हैं जब तक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाती। सिमिलरली अगर समझो प्राइसेस यहां चल रही है 90 पे, 90 पे चल रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड काफी होगी, एग्रीगेट डिमांड तो यहां होगी, जबकि हमारा ये पोर्शन पे सप्लाई चल रहा है लॉन्ग रन में, यानी कि ये पोर्शन एक्सेस डिमांड है। There is a situation of excess demand. जब प्राइसेस कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने की वजह से एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड होगी तो अपवर्ड प्रेशर आएगा प्राइसेस पे, और अपवर्ड प्रेशर तब तक आएगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इस तरीके से हम सिंपली कहते हैं कि लॉन्ग रन में पोटेंशियल जीडीपी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पे वो होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड उसे इंटरसेक्ट करते हुए जाता है, क्योंकि अगर कभी भी गैप होगा और यहां प्राइसेस ज्यादा होगी तो एक्सेस सप्लाई की गैप की वजह से प्राइसेस कम हो जाएगी, और यहां कभी भी प्राइसेस कम होगी तो एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ेगी, तब तक जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। सो सिंपल कंक्लूजन क्या बन जाता है, एक्सेस डिमांड विल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, excess supply will reduce the prices. We will have our equilibrium where LRAS is equal to AD is equal to SRAS. ये तीनों जहां इक्वल होंगे वहां इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो ये हमारा एकदम बेस डिस्कशन, लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जिस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा अज्यूमिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमने कवर कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट है, इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, लेकिन किसी कारण की वजह से इनमें से कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हम समझो पहला डिस्कशन कर रहे हैं रिसेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप मतलब जीडीपी कम हो जाना। तो समझो ये हमारा एलआरएस है, ये एसआरएस है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ऐसी सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम बनाया मैंने, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पहुंच गए। अब किसी कारण की वजह से या तो एग्रीगेट डिमांड में बदलाव होता है या एग्रीगेट सप्लाई में बदलाव होता है, किसी कारण की वजह से। तो समझो पहला कारण है एग्रीगेट डिमांड में बदलाव हुआ, और बदलाव कैसा हुआ, एग्रीगेट डिमांड गिरा। मैं मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, शिफ्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से नहीं, प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से तो कैसे इक्विलिब्रियम आएगा वो हमने देख लिया, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई से अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। प्राइस चेंज के अलावा अदर फैक्टर्स चेंज होने पे, जो हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, तो किसी ना किसी फैक्टर में बदलाव हुआ है अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के किसी फैक्टर में बदलाव हुआ है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड गिर गई है। एग्रीगेट डिमांड गिर गई है, इसका मतलब जिस भी पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड थी वहां से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई है। तो यहां हमारा इक्विलिब्रियम था, दिस वाज आवर प्राइस एंड दिस वाज आवर आउटपुट। अब अचानक से किसी कारण की वजह से एग्रीगेट डिमांड गिर गई, एग्रीगेट डिमांड में आ गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों आया होगा, बहुत सारे रीजंस है आपके पास। हो सकता है
कि गवर्नमेंट ने शायद टैक्सेस बढ़ा दिए हों, टैक्सेस बढ़ा दिए होंगे तो कंज्यूम करने की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गई हो। या हो सकता है कि आने वाले वक्त में लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं है अच्छी इनकम की, तो अगर उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में अच्छी इनकम नहीं होगी तो वो कहेंगे फिर डिमांड ज्यादा नहीं करते हैं, डिमांड गिर जाएगी। ऐसे हमने कुछ 8 रीजंस देखे थे, उनमें से कोई भी डिस्कस करके आप कह सकते हो उनमें से किसी कारण की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड गिर गई। जब भी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो नया इक्विलिब्रियम आएगा, नया इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में, जिसकी वजह से आउटपुट फॉल कर गया। नया इक्विलिब्रियम हमने किस पे बनाया? एसआरएएस, क्योंकि शॉर्ट रन का डिस्कशन चल रहा है। शॉर्ट रन में एडी और एसआरएएस का जो इंटरसेक्शन हुआ वो हमारा नया इक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन में। दैट इज व्हाई हमने लिखा है प्राइस इन शॉर्ट रन एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन, जिसमें हुआ क्या है, प्राइसेस कम हो गई है और आउटपुट भी गिर गया है। यानी आप अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाली पोजीशन से, जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पोजीशन था, उससे कम पे आ गए हो। दिस इज नॉट योर फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी, दिस इज नॉट योर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। एंड जिस भी प्राइस पे इक्विलिब्रियम आया है वो प्राइसेस तो कम हुई है, चीजों के दाम टूटे हैं, यानी कि डिफ्लेशन हुआ होगा इकोनॉमी में, पर आउटपुट भी टूट गया है, जीडीपी भी गिर गई है, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां चली गई है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने पे क्या होता है, उसमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स दैट वी डिस्कस ओवर हियर। वन इज classical economists and one is Keynesian economics. Classical economists and Keynesian economics, इसका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है ये। आपको पता होगा जो घोर मंदी जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ऐसे केसेस बहुत कम रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, जिसमें जब भी हम ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है 2007-8 का अमेरिकन सबप्राइम क्राइसिस, या फिर याद आता है 1929-1930 का ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जर्मनी। ये जो 1929-1930 का ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जर्मनी है, इसने इकोनॉमिक्स को बदल डाला था, कंप्लीटली थॉट प्रोसेस ही बदल दिया। क्योंकि इससे पहले जो इकोनॉमिस्ट की सोच थी वो क्या थी कि एक इकोनॉमी में खुद ब खुद इतनी शक्ति होती है कि अगर कुछ खराब हुआ है तो वो अपने आप सुधार गई, ऐसा वो मानते थे। यानी कि शॉर्ट रन में अगर कुछ बिगड़ा है तो लॉन्ग रन में अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सोचते थे। लेकिन 1929-1930 में ऐसा हुआ नहीं। जो शॉर्ट रन में प्रॉब्लम आई वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और जो रिसेशन था वो एक्सट्रीम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम डिप्रेशन बुलाते हैं। और तब जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स, जो हम मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उनके पूरा का पूरा बेस रखने वाले जॉन मेनार्ड कीन्स ने सजेस्ट किया कि जब भी ऐसा होता है कि कभी भी शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिविएट करती है इकोनॉमी, तो बैठ के देखते नहीं है, एक्शन लेते हैं। एक एक्शन रिक्वायर्ड होता है, तभी इकोनॉमी में वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा। जिस एक्शन को उन्होंने नाम दिया ईदर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। यूज दीज टूल्स टू इंप्रूव द सिचुएशन, डोंट जस्ट सिट वेट एंड वॉच। गलत और सही कुछ नहीं है। देखो, आपको शायद ऐसा लगे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो फालतू सोचती, अपने आप कोई चीज कैसे ठीक हो सकती है। होती है, कई बार कोई चीज बिगड़ जाती है, अपने आप ठीक होती है। नेचर में ये शक्ति होती है, इकोनॉमी में भी ये शक्ति होती है। और कीनीशियन की सोच ज्यादा एक्सेप्टेबल है आज के वक्त में, क्योंकि जब हम एक्शन लेके चीजों को जल्दी सुधार सकते हैं तो बैठ के देखे क्यों, हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके चीजों को जल्दी सुधार सकते हैं ना। सो व्हाई आर वी वेटिंग, वी शुड एक्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसी सिचुएशन होने पे, रिसेशन होने पे अलग स्टाइल रखते थे, और कीनीशियन इकोनॉमिक्स जो आज के वक्त में होती है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स से उनका स्टाइल अलग है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप देखोगे, आप घर पे शायद टीवी देखते होगे, कभी टीवी देखते हो तो टीवी जिस रिमोट से चलता है, कितनी बार वो रिमोट चलना बंद हो जाता है, चलता नहीं है। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग कैसे होते हैं कि टीवी का रिमोट नहीं चल रहा, उसको ठोकेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, चलेगा कैसे नहीं, चला के छोड़ेंगे उसको पीटेंगे, मारेंगे, एक्शन लेंगे उसके खराब होने पे। कीनीशियन इकोनॉमिक्स, एक्शन लो, कोई चीज खराब हुई है तो उसकी बैटरी बदलो, जाके डॉक्टर को दिखाओ, उसको बदलाव आएगा तभी वो ठीक होगा। और कुछ लोग कैसे होंगे,
नहीं चलेगा तो साइड में रख देंगे, साइड में रख देंगे, नहीं मत चल जा, मैं आगे से चला लूंगा, बटन चला लूंगा। और कितनी बार आप ये नोट करोगे कि 3-4 दिन के बाद वो रिमोट उठाया, चलने लगा अपने आप ही, पता नहीं जैसे कोई मिराकल हुआ हो, गॉड नोस, चलने लगा समहाउ। ये क्लासिकल सोच है, पर चलेगा ही ये तो गारंटी नहीं है, देयर इज अ ह्यूज चांस कि नहीं चले, और नहीं चले तो फिर आपको जो इजी था काम करना वो इंपैक्ट हो रहा था। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही सोचते थे कि ऐसी सिचुएशन होती है, आराम करने का, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, टाइम लगेगा, लॉन्ग रन में होगा। और कीनीशियन का कहना है कि लॉन्ग रन में ही होगा, मैं भी कुछ करूंगा तो, पर जितना टाइम लगेगा उससे कम लगेगा और कुछ होगा, ऐसा नहीं बुरा से बुरा, बदतर से बदतर होता चला जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि प्राइस गिर गई है, आउटपुट गिर गया है, जिसकी वजह से रिसेशन का माहौल है, लोगों की नौकरियां चली गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम हिल गए हैं। तो उस केस में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि देखो, जब भी ऐसा होगा तो लोगों की नौकरियां जाएगी, लोगों की नौकरियां जाएगी तो लोग नौकरी पाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे, कंपटीशन होगा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, जिस वजह से जो वेज रेट्स होगी उसमें गिरावट आएगी, अपने आप होगा ये, क्योंकि जब लोगों के पास नौकरी नहीं है तो मरता क्या नहीं करता, मरने की पोजीशन में आप जो करोगे, जैसा करोगे आपको सही लगेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे, जरूर करोगे। तो जब बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएगी तो फिर लोग नौकरी पाने के लिए जंग लड़ेंगे एक दूसरे से, और सामने वाले एम्प्लॉयर को कहेंगे थोड़े कम पैसे दे देना, रख ले, थोड़े कम पैसे, मंदी का माहौल है, जानता हूं तू नौकरियां नहीं ले रहा, थोड़े कम पैसे में रख ले, थोड़े कम पैसे में रख ले। इनपुट प्राइसेस गिर गई, इनपुट प्राइसेस गिर जाती है तो जो एम्प्लॉयर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, वो एसआरएएस में क्या देखेगा, एक राइटवर्ड शिफ्ट देखेगा, एसआरएएस 1, क्योंकि वो आउटपुट बढ़ाने चाहेगा, क्योंकि उसे अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनपुट के प्राइसेस कम हो गए हैं, जो सैलरीज और वेजेस देने हैं वो कम हो गए हैं। इट विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन एसआरएएस, जिसकी वजह से वो तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक नया इक्विलिब्रियम, प्राइस इन लॉन्ग रन नहीं आ जाता, प्राइस इन लॉन्ग रन जो और कम हो जाएगा और आउटपुट वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां वो था, जहां लॉन्ग रन में होना चाहिए था, वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में इकोनॉमी आ जाएगी अपने आप। ये क्लासिकल की सोच है, क्योंकि इनपुट की प्राइसेस कम होगी तो एसआरएएस शिफ्ट होगा, एसआरएएस शिफ्ट होगा तो नया इक्विलिब्रियम वापस वहीं आ जाएगा जहां पहले था, लेकिन रिड्यूस्ड प्राइसेस पे। इससे हुआ क्या, आपका आउटपुट घूम फिर के तो वहीं आ गया, लेकिन इकोनॉमी में जो प्राइसेस थी वो गिर के यहां पहुंच गई, दैट इज डिफ्लेशन हो गया। एंड डिफ्लेशन इज नेवर हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी। अगर किसी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो सप्लायर्स को प्रोड्यूस करने का मोटिवेशन चला जाता है, अगर सप्लायर्स को प्रोड्यूस करने का मोटिवेशन चला जाता है, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और उससे एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। इसीलिए रिसेशनरी गैप कोई अच्छी चीज नहीं होती है, इट इज समथिंग टू बी वर्कड अपॉन। अब यहां पे जो क्लासिकल ने सोच लगाई वो कैसी लगाई, अपने आप हो जाएगा, हो भी गया, लोगों को वापस नौकरियां मिल भी गई, वक्त ज्यादा लगा होगा और साथ साथ में प्रॉब्लम क्या हुई, इकोनॉमी में आउटपुट गिरा और फिर वापस रिस्टोर हुआ एट रिड्यूस्ड प्राइसेस, यानी कि लॉन्ग रन में प्राइसेस कम हो गए, जिसकी वजह से कठिनाइयां तो देखनी पड़ी होगी। कीनीशियन इकोनॉमिक्स कहता है कि ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से इंतजार करोगे क्या, समझो ये इंतजार फ्रूटफुल नहीं हुआ तो, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हुआ तो, और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये तो एक थियरी है कि ऐसा होना चाहिए, शायद हो भी जाता है और होते भी आया था 1929 के पहले, पर 1929 में नहीं हुआ, यहीं पे तो नहीं हुआ, ऐसा जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुई। तो कीनीशियन इकोनॉमिक्स ने कहा कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करो। मॉनेटरी मतलब आरबीआई, फिस्कल यानी गवर्नमेंट, आरबीआई बीच में आए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और वो आके मनी सप्लाई बढ़ाए। क्यों बढ़ाए, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड कम होके यहां आया है तो क्यों ना एग्रीगेट डिमांड को वापस पुश करके ऊपर पहुंचा दे। अगर एग्रीगेट डिमांड यहां पहुंचा तो अगर इसको पुश करके वापस वहीं पहुंचा दोगे तो आपका जो रिस्टोरेशन होगा वो उसी इक्विलिब्रियम पे तो आ जाएगा और प्राइसेस भी मेंटेन होगी, डिफ्लेशन की सिचुएशन नहीं आएगी, लोगों की नौकरियां नहीं जाएगी, प्राइसेस टूटेंगे नहीं और इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हम हिलेंगे नहीं। मतलब जब भी ऐसा होता है कि किसी कारण की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, बीट एनी रीजन,
government or RBI should interfere, where RBI should push money supply. If RBI will push money supply, it will again lead to rightward shift in AD, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई तो लोगों के हाथ में पैसा आ गया। कैसे? लोन सस्ती करके, सस्ती रेट्स पे लोन देना चालू कर दिया कमर्शियल बैंक्स ने, तो हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करोगे तो डिमांड बढ़ेगी और वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी। या फिर सरकार फिस्कल पॉलिसी में क्या करे? टैक्सेस कट कर दे। टैक्सेस कट करेंगे तो परचेसिंग पावर, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। या गवर्नमेंट खुद ज्यादा एक्सपेंडिचर करे, ब्रिजेस बनाए, हाईवेज बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, गवर्नमेंट का खुद का परचेजेस बढ़ा दे, गवर्नमेंट की खुद की, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो इकोनॉमी का एक पार्ट है। जो एक्सपेंडिचर्स करती है तो उससे जीडीपी पे इंपैक्ट आता है, क्योंकि C+I+G+X-M में जी उनका भी तो रोल है। इस तरीके से गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वापस एडी को अपनी जगह ला सकती है। तो आज के वक्त में यही किया जाता है। जैसे कोविड पैंडेमिक में यही हुआ ना, रिसेशनरी गैप क्रिएट हुआ, आउटपुट गिर गया। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। तो गवर्नमेंट आत्मनिर्भर पैकेज लाई। आत्मनिर्भर पैकेज क्या है? वो 20 लाख करोड़। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जो साल 2020 मई में गवर्नमेंट लेके आई, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है 20 लाख करोड़ का, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट हो, पुश मिले और एग्रीगेट डिमांड वापस वही चली जाए। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, रिसेशनरी गैप, जिसमें हमने पहले इक्विलिब्रियम बनाया था। इक्विलिब्रियम बनाने के बाद कहा कि समझो किसी वजह से एडी कम हुई, तो अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं एएस जब बढ़ेगी तब अपने आप इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो वेट करने बोलते हैं। और कीन्स कहता है कि जब भी एडी कम हुई तो वापस एडी को उठा के वहीं ले जाओ, उसको वहीं ले जाओ, सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस सेशन में सिंपल, पहले तो एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे आएगा वो कॉन्सेप्ट देख लिया, रिसेशनरी गैप कैसे वर्क करता है वो देख लिया। नेक्स्ट सेशन में अभी जब हम मिलेंगे तो इन्फ्लेशनरी गैप और स्टैगफ्लेशन, जो अब आपको बहुत आसान और सिंपल लगेगा, क्योंकि एक हमने रिसेशनरी गैप को बड़े डिटेल में डिस्कस कर लिया। सो दैट्स इट इन द सेशन। आप इसे कॉपी कर लेंगे और इसके मटेरियल को रीड कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।